नमस्ते। आज हमारे पास संसद की शक्तियों से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं, खास तौर पर ये कि वो सरकार यानी कार्यपालिका पर नियंत्रण कैसे रखती है। हाँ, मतलब रोजमर्रा के कामकाज से लेकर बड़ी नीतियों तक आखिर संसद सरकार को कैसे कहें जवाबदेही कैसे बनाती है। बिल्कुल। और ये दस्तावेज उन्हीं तरीकों या जैसे आपने कहा उपकरणों की बात करते हैं जिनका इस्तेमाल संसद करती है। सही बात। और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि ये उपकरण क्या है, बल्कि ये समझना है कि ये असल में काम कैसे करते हैं और हमारे लोकतंत्र में इनकी अहमियत क्या है ना? हाँ, तो चलिए देखते हैं इन दस्तावेजों को। लगता है संसद कई तरीकों से ये काम करती है, पर आज हम रोजमर्रा की निगरानी और कुछ खास प्रस्तावों पर फोकस करते हैं। शायद शुरुआत प्रश्नकाल से करें, ये नाम काफी सुना है। हाँ, प्रश्नकाल तो मतलब रोजमर्रा की जवाबदेही का एक बहुत बड़ा मंच है। हर बैठक का जो पहला घंटा होता है सुबह 11 से 12 वाला। अच्छा। इसमें सदस्य सीधे मंत्रियों से उनके मंत्रालयों के कामकाज पर सवाल पूछते हैं। ये सरकार से जानकारी निकलवाने और ध्यान खींचने का आप कह सकते हैं सीधा तरीका है। और इसमें वो तारांकित अतारांकित ये सब क्या होता है? इससे जवाबदेही पे कुछ फर्क पड़ता है क्या? जरूर पड़ता है, बिल्कुल। तारांकित प्रश्नों का जवाब मंत्री को सदन में मौखिक देना होता है। अच्छा, मुंह जुबानी। हाँ, और सदस्य तुरंत पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। मतलब एक तरह की सीधी बहस, फॉलो अप वहीं के वहीं। अतारांकित में लिखित जवाब मिलता है, तो वो तुरंत वाली बात नहीं रहती। एक और है अल्प सूचना प्रश्न, जो बहुत जरूरी मामले पे कम नोटिस पे पूछा जाता है। अच्छा, तो सवाल पूछने का तरीका भी अपने आप में एक स्ट्रैटेजी है। और प्रश्नकाल के ठीक बाद दस्तावेजों में शून्यकाल का भी जिक्र है। ये क्या चीज है? शून्यकाल, हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है। ये करीब 12 बजे शुरू होता है और इसमें सदस्य बिना पहले बताए, मतलब बिना किसी पूर्व सूचना के जरूरी मुद्दे उठा सकते हैं। बिना बताए? हाँ। और मजे की बात यह है कि ये संसदीय नियमों में कहीं लिखा नहीं है। ये पूरी तरह से भारत की अपनी देन है। 1962 से चली आ रही है परंपरा है बस। अरे वाह, बिना नियम के, ये तो वाकई अनोखी बात है। पर मान लीजिए कोई बहुत ही गंभीर मुद्दा हो जिस पर तुरंत बहस की जरूरत हो, उसके लिए भी कुछ है? हाँ, उसके लिए औपचारिक व्यवस्था है। वो है स्थगन प्रस्ताव। इसके लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए होता है। 50 सदस्य? और अगर स्पीकर इसे स्वीकार कर लें तो सदन का बाकी जो भी काम चल रहा होता है उसे रोककर उस खास मुद्दे पर चर्चा होती है। ये सरकार के लिए काफी, आप समझिए, गंभीर स्थिति होती है। एक तरह से निंदा जैसा असर डालता है ये। काम रोककर चर्चा, ये तो सरकार पर काफी दबाव बनाता होगा। और सबसे बड़ा दबाव शायद अविश्वास प्रस्ताव से बनता होगा, है ना? बिल्कुल। वो तो सरकार के अस्तित्व की सीधी परीक्षा है। ये सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है और इसके लिए भी 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। अच्छा, सिर्फ लोकसभा में? हाँ, और अगर ये पास हो गया तो फिर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना ही पड़ता है, कोई चारा नहीं। इसका इस्तेमाल अक्सर विपक्ष तब करता है जब उसे लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं रहा या फिर एक बड़ा राजनीतिक संदेश देना हो। इसी से जुड़ा हुआ एक निंदा प्रस्ताव भी है दस्तावेजों में। ये अविश्वास प्रस्ताव से अलग कैसे है? क्या फर्क है दोनों में? देखिए, मुख्य अंतर ये है कि निंदा प्रस्ताव किसी एक मंत्री या कुछ मंत्रियों के समूह या चाहे तो पूरी सरकार की किसी खास नीति या काम की आलोचना के लिए लाया जा सकता है और इसमें कारण बताना जरूरी होता है कि आप क्यों निंदा कर रहे हैं। अच्छा, कारण बताना पड़ता है? हाँ, जबकि अविश्वास प्रस्ताव पूरी सरकार के खिलाफ होता है और उसके लिए कारण बताना जरूरी नहीं होता। और सबसे अहम बात, निंदा प्रस्ताव पास होने पर सरकार को इस्तीफा देना मतलब बाध्यकारी नहीं है, पर हाँ, एक नैतिक दबाव तो बनता ही है, जाहिर है। अच्छा, ये बारीकियां समझना जरूरी है। एक और प्रक्रिया जिसका जिक्र है वो है धन्यवाद प्रस्ताव। ये कब और क्यों होता है? ये हर आम चुनाव के बाद जो पहला सत्र होता है और हर साल के पहले सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति सदन को संबोधित करते हैं ना। हाँ, राष्ट्रपति का अभिभाषण। बिल्कुल। उसमें सरकार की नीतियां और उपलब्धियां बताई जाती हैं। उस अभिभाषण पर चर्चा होती है और फिर धन्यवाद प्रस्ताव पर वोटिंग होती है।
लोकसभा में इसका पास होना सरकार के लिए बेहद जरूरी है, वरना इसे सरकार की हार माना जाता है। ओहो, यानी ये भी एक तरह से सरकार के बहुमत को परखने का एक तरीका हो गया। बिल्कुल, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, पर है तो। अभी तक हमने ज्यादातर सामान्य और नीतिगत नियंत्रण की बात की। क्या बजट या मतलब पैसों के मामले में भी संसद के पास ऐसे ही तीखे औजार हैं? हाँ, वित्तीय नियंत्रण में कटौती प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि ये भी सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है, ये याद रखना होगा। फिर से लोकसभा, ठीक है। हाँ, जब बजट में मंत्रालयों के लिए पैसों की मांग रखी जाती है, मतलब अनुदान की मांग, तब सदस्य इन प्रस्तावों के जरिए अपनी असहमति जता सकते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। एक है नीतिगत कटौती, मतलब पूरी नीति से ही असहमति है तो मांग को घटाकर 1 रुपए करने का प्रस्ताव रखते हैं। 1 रुपया? हाँ, सिंबॉलिक। दूसरा है मितव्ययता कटौती, जिसमें खर्चे में कमी करने का सुझाव होता है। और तीसरा है संकेतिक कटौती, जो किसी खास शिकायत को लेकर होती है। इसमें मांग 100 रुपए कम करने का प्रस्ताव होता है। अच्छा। भले ही ये प्रस्ताव शायद ही कभी पास होते हों, पर ये सरकार की वित्तीय नीतियों पर बहस करने और अपनी आलोचना दर्ज कराने का एक मंच जरूर देते हैं। तो हमने देखा कि संसद के पास सवालों से लेकर प्रस्तावों तक सरकार पर नजर रखने और उससे जवाबदेह बनाने के लिए कई तरह के प्रक्रियात्मक हथियार मौजूद हैं। हाँ, कागज पर तो ये व्यवस्था काफी मजबूत दिखती है, इसमें कोई शक नहीं। रोजमर्रा के कामकाज से लेकर सरकार के अस्तित्व तक को चुनौती देने के लिए उपकरण मौजूद हैं, और ये लोकतंत्र में वो जो संतुलन होता है ना, उसे बनाए रखने के लिए जरूरी भी